चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग 12वीं का वीडियो है। और 12वीं के हिंदी का ये गद्य खंड का दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर व्याकरण सहित मैंने इसमें लिखा है। आप इसे देखने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और जो जो क्वेश्चन भी आई है उसको याद भी कर लीजिएगा। बाकी फिर आगे देखिए वीडियो में क्या कहता है। कह रहा है कि सबसे पहले ऊपर की बातें में लिखा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। शीर्षक है जिसका नाम है उसने कहा था। यह एक प्रेम कहानी है जो 1915 ईस्वी में लिखा गया है, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जिसके किताब का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है। 3 भाग में युद्ध का तथा 2 भाग में प्रेम का वर्णन है, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का चर्चा है और प्रथम और पंचम में प्रेम का। तो आपसे पूछा जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कितने भाग में प्रेम का चर्चा है, कितने भाग में युद्ध का चर्चा है या कितने भागों में बटा हुआ है। तो आप इसे बता सकते हैं। मैंने सब अलग अलग करके लिख दिया। इस क्वेश्चन का जवाब भी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी के पात्रों को एक सूची तैयार करें। मतलब कहानी में जितने, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था जो एग्जाम में कई बार पूछा है। ये क्वेश्चन सब पूछते ही रहता है। तो कह रहा है कि पात्र के बारे में, मतलब कहानी में जो जो व्यक्ति पात्र आए हैं उनका नाम। तो उसने कहा था कहानी में कई पात्र हैं जो निम्नलिखित है। पहला एक लहरा सिंह है जो कहानी का नायक है। एक सूबेदार हैं जिनका नाम है हजारा सिंह। एक सूबेदारनी है, एक बौधा सिंह जो सूबेदार का पुत्र है। एक अंतरा सिंह जो सूबेदारनी का मामा है। वजीरा सिंह जो सिपाही है और लपटन साहब आदि। ये सब पात्र हैं उसने कहा था कहानी का। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, पूछा है कई बार। क्या पूछा है? लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाना लिखा गया, लहना लिखाना चाहिए था। लहना सिंह एक वीर सैनिक था जो 77 सिख राइफल्स का जवान था। कहानी में सारी घटना इसके आसपास ही घटती है। यह बुद्धिमान भी था। इसे एक लड़की से प्रेम हुआ था। इसने युद्ध में बहादुरी और चतुरता दिखाया। सूबेदारनी द्वारा इसे वचन भी दिया गया था और वचन का निर्वाह करते करते अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। मतलब इसका परिचय है किसका? लहना सिंह का। ये आपसे पूछते रहता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्रित करें। तो पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी का संवाद तो बचपन में भी था, वयस्क अवस्था में भी था और अंतिम अवस्था में भी था। तो हमने लिखा है कि पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी का संवाद बचपन से वयस्क अवस्था तक बताया गया है। ठीक है। कह रहा है बचपन में लहना सिंह द्वारा घर और नाम पता पूछा जाता है, फिर बाद में प्रेम प्रसंग में दोनों संवाद करते हैं और फिर वयस्क अवस्था में सूबेदारनी द्वारा लहना सिंह को वचन दिया जाता है। ये सब संवाद है इससे लहना सिंह और ये सूबेदारनी के बीच। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिए। 4 क्वेश्चन अभी के जो हैं जो आपके एग्जाम में पूछता ही रहता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना गुस्सा हो गया और अपना शुद्ध बुद्ध खो गया। यहाँ पे को लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए खो गया। ठीक है, मिस्टेक थोड़ा हो जाता है टाइपिंग करने में। कह रहा है इसलिए वे रास्ते में आते वक्त एक कुत्ता को पत्थर मारा, सब्जी वाले रेडी के ऊपर दूध उड़ेल दिया और एक महिला से टकराया। यह प्रतिक्रिया हुई तब जब लड़की द्वारा कहा गया कि कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनने के बाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो हम इसका अर्थ लिखने, आशय मतलब अर्थ ही होता है। तो इसको अर्थ लिखने से पहले आपको ये लाइन लिखने पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, बहुत ज़रूरी है। दिया हुआ पंक्ति, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। कहता है दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड में लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है।
अब क्या बताता है, कह रहा है कि जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सी के इस कथन का आशय है कि युद्ध के मैदान में जहाँ युद्ध चल रही थी वहाँ ठंड कड़ाके की पड़ रही थी, सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी, जिस कारण ऐसा लगता था कि मानो उनकी प्राण ही निकल जाएगी। और इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा था कि मरने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा था। इसलिए कहा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे भी नसीब नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा किस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो कहती है तुम राजा को मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा की इस कथन फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक याद रखिएगा। फ्रांस के मेम की ओर संकेत है। कह रहा है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तुर्की मतलब तुर्किस्तान के मौलवी लोग क्या कहता था? तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़ा पंडित होते हैं, वे गौ हत्या नहीं करते हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने का विद्या पढ़ लिए हैं, और अगर वह भारत आएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगा। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से पैसा निकाल लो, राज्य सरकार जाने वाला है, मतलब अब सरकार खत्म होने वाला है, अपना अपना पैसा निकाल लो, मतलब ये आधिपत्य जमाना चाहता था तुर्की। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 है जो कहता है कि लहना सी का दायित्व बोध और उसकी बोधि दोनों ही अस्पृहणीय इस कथन को पुष्टि करे। तो लहना सी दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, यह कथन सत्य है जो कहानी में दिखाया भी गया है। लहना सी एक लड़की से प्रेम कर बैठा, न मिलने के बाद भी वह कोई हरकत ना करके बाद में वह फिर उसी लड़की के बातों को वचन पूर्वक निर्वाह किया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कि प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं, ठीक है। अब देखिए किसका प्रसंग अभिप्राय बताना है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों को रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका अर्थ करना है, आशय बताना है। तो इसका अर्थ मैंने यहाँ किया है, जब भी अर्थ करना हो तो सबसे पहले ये बात लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड में लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित शीर्षक उसने कहा था से लिया गया है। इसका अर्थ यह बताया गया है कि मृत्यु सत्य है, लेकिन जब आती है तो अपने साथ जीवन के सारे स्मृति को साथ लाती है, जैसे इस पाठ में लहना सी को हुआ था, और मानव सभी बातों को सोचते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। और यह मृत्यु अटल है, किसी को आज तो कल होगा, यह निश्चित है। यह इस पंक्ति में दर्शाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि मर्म स्पष्ट करें, मतलब अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन है आपके हाल में यह आम खूब चलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना जितना बड़ा भतीजा है उतना ही नाम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने मैंने उसे लगाया था। इसका अर्थ आपको लिखने से पहले हमने ये बता चुका है कि ये आपको लिखने पड़ेगा। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। इसका अर्थ कवि यह बताते हैं कि लहना सी का स्वप्न था कि मैं एक पेड़ लगाऊं और उस पेड़ में फल को मैं अपने भतीजे के साथ खाऊं, जिस भतीजे का उम्र मेरे बुढ़ापे के समान हो, मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊं लेकिन उसका उम्र हमारे समान जैसा लगे, ऐसा दिखने में। इसके बाद खा क्वेश्चन है और बताओ और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब इसका अर्थ होगा कि दिया हुआ पंक्ति, ये बात आपको यहाँ तक लिखने पड़ेगा, ये बात मैंने पहले ही बता दिया, अब इसको नहीं बताएंगे, अब इसको डायरेक्ट अर्थ पे हम आते हैं। कहता है कि यह कथन लहना सी के द्वारा जब वह मरणासन की स्थिति में था तब बोला गया था। उसने वजीरा सी को कहा था कि जाकर सूबेदारनी को कह देना कि उसने जो मुझे वचन दिया था मैंने उस वचन को निभाते निभाते अपने प्राण को भी त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कहता है
कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्यों, या आपके लिए, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे, अपना पक्ष रहें। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लायक नहीं है और ना कभी पूछा है ना पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने अर्थ लिखा है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है, क्योंकि इस कहानी का नायक लहना सिंह उसने कहा था शीर्षक की उक्ति कहानी में 2 बार प्रयोग करके दिखाया और बहुत ही सरल तरीके से निर्वाह भी किया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जो आपकी किताब का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया सबका, ताकि एक बार इसे आप देख लीजिएगा ना, तो कभी अगर दे भी दे दिमाग कभी उसका घूमा तो आप बना सकते हैं। कह रहा है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव मानव संबंधों को बताना है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे दर्शाने के लिए उदाहरण के रूप में लहना सिंह और सूबेदारनी को लिया है। अब इसके बाद कह रहा है, अब आपके किताब का भाषा की बात है। याद रखिए, आपको जितना भी व्याकरण का जो खंड मिलता है ना, आपके किताब से ही क्वेश्चन रहता है। और यहाँ जो एक है विशेषण बनाएं और उनका वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य में तो आप खुद कर लीजिएगा, मैंने विशेषण बना दिया है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। 100% विशेषण बनाने से आता है। तो कैसे बनता है? जल से जलीय, धर्म से धार्मिक, नमक से नमकीन, विलायत से विलायती, फौज से फौजी, किताब से किताब, ये सब विशेषण बनाया हुआ है। समानार्थी लिखना है। समानार्थी कहने का मतलब वैसे सब जो अर्थ दोनों का समान हो, जैसे मुर्दा, मुर्दा का अर्थ 100 मतलब ही होता है। लहू जिसको खून भी कहते हैं, पर्यायवाची जिसको आप कहते होंगे। घाव, घाव जिसको फोड़ा भी कहते हैं। झूठा जिसको हम मिथ्या भी कहते हैं। चकमा जिसको अचानक। चिट्ठी जिसको पत्र कहते हैं। घर जिसको गृह भी। राजा जिसको नरेश, नृप, और बहुत सारा इसको कहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि चकमा को अचानके को कहते हैं, और कहते हैं, लेकिन मैंने एक लिखना था तो एक लिखा है। एक रचना है तो रचना का एक बनावट भी होता है। इसके बाद फिर बताना है कि रचना के आधार पर इन वाक्यों की प्रकृति बताएं, मतलब कौन सा वाक्य कौन वाक्य का उदाहरण है। तो राम राम यह भी कोई लड़का है, यह संयुक्त वाक्य है। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं 2 प्रश्न, याद रखिएगा। परसों रिफिल आ जाएगी और फिर 7 दिनों की छुट्टी, ये संयुक्त वाक्य है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह मिश्र वाक्य है। ये आपको समझ में तब आएगा जब आपने व्याकरण पढ़ा होगा तब, और नहीं तो फिर मैं आपको वाक्य बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। उसका भी वीडियो बना के ये अब चैनल पे डाला रहेगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ कर गई और लड़का मुंह देखता रह गया। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, ये भी संयुक्त वाक्य है। मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, ये भी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन चौथा कहता है कि उत्पत्ति के दृष्टि से इन शब्दों की प्रकृति बताएं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो यही चुनना है। तो आवाज़ विदेशज है, कयामत भी विदेशज है, आंसू भी विदेशज है। ये सब उर्दू का शब्द है, इसीलिए विदेशज हो रहा है। दही है जो देशज है, बिजली है जो विदेशज, छई है जो तत्सम है, छई मतलब खत्म होने वाला। बेईमान है जो देशज है, सोते जो देशज है, बावली है जो विदेशज है, खाद जो तद्भव, सिगड़ी जो तद्भव है, बादल जो देशज है। इसको मैंने लिख दिया है। अब इसमें से अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अगर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी फिर अगले चैप्टर को अगले वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक है।